गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बेटा। नवनीत, प्रत्यूष, नमन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज प्री फॉर्मुलेशन 2 की क्लास है। रॉन्गली 3 लिखा गया है, इसलिए अब ऐसा मत सोचना कि एक क्लास हमारी बीच में छूट गई। प्री फॉर्मुलेशन 2 है आज, ठीक है। कल हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किया था, प्री फॉर्मुलेशन का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के आखिरी आते आते हम लोगों ने दो तरह के अरेंजमेंट्स देखे थे। एक था हमारा क्रिस्टलाइन और दूसरा था हमारा एमॉर्फस, ठीक है। मैंने एक आपको टास्क भी दिया था कि बेटा उस माइंड मैप को अच्छे तरीके से याद कर लेना और उसको बना के मुझे भेजना भी। आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसको बना के मुझे भेजा भी और क्रिस्टलाइन का टैग भी मिला उन लोगों को, ठीक है। इट मीन्स जिसका फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हम लोग उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं, और जो पढ़ाई नहीं करते हैं दे आर द एमॉर्फस, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने भेजा भी और बहुत सारे बच्चे कान में रुई डाल के सोए रह गए, ठीक है। चलो, टीचर ने बोला है, क्या मतलब है बेटा। आपसे बनवाने का और आपसे भिजवाने का मतलब एक ही था। मैं लेके क्या करूंगा, आप जो बनाओगे उसको मेरे को तो व्हाट्सएप पे भेज के मेरे को ये लगेगा कि हाँ आपने उस चीज को थोड़ा सा लिखा है। और जब हम किसी चीजों को लिखते हैं तो हमें वो चीजें याद होती है, ठीक है। होपफुली कि जिन लोगों ने अपने पेपर पेन से उन सबको लिखा होगा, रीड डाउन किया होगा, स्टडी किया होगा, मॉड्यूल्स में देखा होगा, जरूर से उनको कहीं ना कहीं से फायदा हुआ होगा। और जो लोग बिजी थे वो हमेशा तो बिजी रहेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, ठीक है। आते हैं बेटा हम लोग फिर से आगे की कंटिन्यूएशन देखते हैं कि ड्रग की जो कैरेक्टरिस्टिक है हम उसको 3 तरीके से चेक करते हैं। एक है हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं, दूसरा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को चेक करते हैं, और तीसरा हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। और सबसे पहले हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें बल्क कैरेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है पहले, फिर सॉल्युबिलिटी और फिर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बल्क कैरेक्टराइजेशन के अंदर में सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है वो आता है क्रिस्टलिनिटी और पॉलीमॉर्फिज्म। उसी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बेटा कोई भी अगर पाउडर फॉर्म है, तो कोई भी अगर हमारे पास में स्ट्रक्चर है उसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है आउटर फॉर्म और एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जो आउटर होता है उसको क्या बोलते हैं, फटाफट से टाइप करके बताओ। मैंने आपको तो जुड़वा लोगों का एग्जांपल भी दिया था कि आउटर जो अपीयरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं और इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है। तो किसी भी ड्रग पार्टिकल का आउटर स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर को हैबिट बोलते हैं। इधर पे देखो, हैबिट आ रहा है। हैबिट मतलब होता है बाहर से दिखने में। तो दो लोगों का सेम हैबिट हो सकता है लेकिन डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है। जुड़वा बच्चे दो बाहर से दिखने में सेम लेकिन अंदर से डिफरेंट होंगे, ठीक है। हम दोनों लोग बाहर से दिखने में अलग अलग हैं लेकिन हम दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है एक जैसा हो। हम लोगों का स्वभाव, हम लोगों का नेचर अलग अलग हो सकता है। तो इन दोनों पार्ट पे भी मैंने पूरा डिटेल से बताया था कि हैबिट क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इन्हीं सभी की तो स्टडी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना ही तो हमारा प्री फॉर्मुलेशन की स्टडी करना है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन्हीं सबकी स्टडी करना तो हमारा प्री फॉर्मुलेशन स्टडी है। प्री फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन मतलब अगर हमें जिस चीजों को बनाना है उन चीजों को बनाने से पहले की तैयारी करना, उन सभी चीजों की टेस्टिंग करना, यही स्टडी तो हमारी प्री फॉर्मुलेशन कहलाती है। इन सारी चीजों को बेटा हमें ध्यान देना है। इनमें से तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लेके बहुत ज्यादा तनाव लेना है या परेशान होना है। आराम से चीजों को सीखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और आराम से धीरे धीरे चीजों में आगे बढ़ते जाओ। आप प्री फॉर्मुलेशन के 100% क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऐसा मेरा मानना है। आ जाइए, मैंने इस पूरे माइंड मैप में बताया है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारा, है ना, इसमें हमारा जो दो फॉर्म हो रहा है कि टाइप्स ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। हमारे दो तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, एक को क्रिस्टलाइन बोला जाता है और दूसरे को एमॉर्फस बोला जाता है। जिन बच्चों ने काम किया उनको क्रिस्टलाइन का टैग इसलिए मिला क्योंकि दे आर हैविंग द फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब वो मेहनती हैं, उनको उनका एक प्रॉपर उनका टैगिंग है। अगर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर फिक्स्ड होगा तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टलाइन बोलेंगे, और ऐसे बच्चे जिनको जबरदस्ती बिठा के पढ़ाया जा रहा है इसका मतलब है दे आर द एमॉर्फस। समझाने के लिए बताया था मैंने एमॉर्फस के बारे में पूरे डिटेल से बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था। आगे जाके देखो ये क्रिस्टलाइन का पॉलीमॉर्फ और मॉलिक्यूलर एडक्ट और भी इसके डिफरेंसेस होते चले जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे इन सारी चीजों को भी बेटा हम लोग एक एक करके हम लोग सीखते चले जाएंगे। बेटा जो ये एमॉर्फस है, एमॉर्फस वाले ऐसे लोग हैं जिनको जबरदस्ती किया गया है ना, मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा। दे आर ऑल्सो नोन एज द सुपर कूल्ड लिक्विड, या इन्हीं को फ्रिज लिक्विड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। सडनली हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको कोई पर्टिकुलर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने का मौका नहीं मिलता है और वो इस तरह के शेप ले लेते हैं, है ना। रेंडमली अरेंज है, एनर्जी ज्यादा होगी, मोर इंट्रोपी, मोर एनर्जी, मोर फ्री एनर्जी, और
लेस स्टेबिलिटी, एनर्जी ज्यादा होती है, पैसे अगर हमारे पास में ज्यादा आ जाए एकाएक से, तो इंसान में क्या हो जाती है, क्या शॉपिंग करना है, उसकी एनर्जी जैसे ही ज्यादा हो जाएगी उसकी स्टेबिलिटी खत्म सी हो जाएगी। मतलब एनर्जी ज्यादा होगी तो तुरंत ही क्या होती चली जाएगी, स्टेबिलिटी रिड्यूस होती चली जाएगी। तो इंक्रीज इन द एनर्जी, इंक्रीज इन द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी का। एमॉर्फस फॉर्म का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, एक रेंज होता है। इन सभी चीजों को मैंने कल की क्लास में आप लोगों को समझाया था। चलो अब आते हैं आगे का पार्ट। बेटा एंट्रोपी का मतलब अगर कोई मेरे से पूछे तो अब मैं क्या बताऊं, बेटा बताओ तुम्हें। थर्मोडायनेमिक्स 8वीं क्लास से पढ़ाई शुरू हो जाती है। थर्मोडायनेमिक्स, इंथैल्पी और इंट्रोपी, है ना। तो हम केमिस्ट्री पे दोबारा नहीं जाना चाहते। इंट्रोपी का मतलब समझो रेंडमनेस है ना। एनर्जी ज्यादा होगी, मोर इंट्रोपी मतलब हो गया मोर एनर्जी, समझो आप इतना, है ना। बाकी थर्मोडायनेमिक्स में और भी डिटेल से पढ़ने का एक बार दिमाग में जोर डालो तो 11th-12th में आप लोगों ने पढ़ाई किया था। अब हम लोग बेटा बात आते हैं, एक तो एमॉर्फस हमने देख लिया, दूसरा जो फॉर्म है वो फॉर्म है हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है जहां पे फिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है और इसका एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस होता है ना। इसका एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस होता है। आखिरकार ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये बनता कैसे है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑब्वियसली है कि क्रिस्टलाइन के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइप के अरेंजमेंट आपको इस जगह पे दिखाई दे रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होगा उसके अंदर में एक फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाए जा रहे हैं इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दे आर नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में होता कैसा है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को किस तरीके से बनाया जा रहा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एडेड कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और एक समय के बाद में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फॉर्म कर लेंगे। जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा ऑब्वियसली है कि सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। आप सभी को पता है कि जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड फॉर्म होता है, उस समय में सॉल्युबिलिटी हमारी रिड्यूस होती चली जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर शॉक देंगे, मतलब टेम्परेचर को घटाते जाएंगे और टेम्परेचर शॉक देंगे और रिड्यूस टेम्परेचर जैसे ही होगा प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड सच प्रोसेस इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर बेटा, क्लियर बेटा ये चीज। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट इसका फिक्स्ड होगा, ओके, ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे, एक पर्टिकुलर इसका एक अरेंजमेंट होगा। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है क्या, हम जैसे ही सॉल्यूशन ऐड करते जाएंगे, सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी, टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे और फाइनली क्या होगा, टेम्परेचर के रिडक्शन करने से प्रिसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। आया समझ में, बोथ द टर्म एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। जावेद, हाँ बेटा देखा था। रामकिशन कुमावत सर, आप पूरे टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बेटा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा तब जाके प्री फॉर्मुलेशन 12 क्लासेस में खत्म होंगी, और अगर डिटेल और ज्यादा कर दूंगा तो फिर हो सकता है कि प्री फॉर्मुलेशन के लिए 25 क्लासेस और भी लग जाए। चाह रहे हो कि पूरे साल जो है प्री फॉर्मुलेशन ही चलता रहे, है ना। तो जहां जितनी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें बताता जा रहा हूं, ठीक है। इसीलिए तो ध्यान से देके पढ़ाई करिए, क्वेश्चन जब बनेगा तो उसको सॉल्व भी करते रहिएगा, है ना। ऐसी चीजें मत बोलिए जिसका सुनने से दुख लगे, थोड़ा सा पेन टाइप का फील हो कि टीचर मर के आप लोगों के लिए इतना सारा स्लाइड, इतनी सारी चीजें बना रहा है और आप उसको ऐसा बोलो कि सर आप इसको डिटेल में ही नहीं पढ़ा रहे। और कितना डिटेल ले लोगे यार, इतना डिटेल में तो कोई करवाता भी नहीं है, तो पढ़े भी नहीं होगे कॉलेज में अपने, इतना गारंटी देके बता देता हूं मैं, ठीक है। तो एमॉर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म आ गया समझ में, क्रिस्टलाइन फॉर्म आ गया समझ में। चलो अब इन दोनों को बेटा एक बार में हम इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं बेटा क्रिस्टलाइन की। ऑब्वियसली है कि हमारा जो ये सारी चीजें जो थी अरेंज्ड फॉर्म में थी, यहाँ पे नॉन आइडेंटिफाइबल शेप था, अरेंज्ड इन द फिक्स्ड मॉलिक्यूलर ऑर्डर, यहाँ पे रेंडमली अरेंज्ड थे। क्रिस्टलाइन आर द मोर स्टेबल, ऑब्वियसली पहले ही बता दिया, स्टेबिलिटी ज्यादा है। एमॉर्फस फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होगी, एक्वस सॉल्युबिलिटी इसकी लो होगी, इसकी हाई होगी, केमिकल रिएक्टिविटी लो, थर्मोडायनेमिकली एनर्जी लो, पुअर कंप्रेसिबिलिटी, लो मॉलिक्यूलर मोबिलिटी। और जिसको एक बार में समझ में आ गया कि एमॉर्फस क्या है, क्रिस्टलाइन क्या है, वो आराम से इन दोनों के बीच में कंपेयर भी कर पाएगा, जैसा कि आपको इन दोनों स्लाइड्स में समझाया गया हुआ है कि स्टेबिलिटी कम क्यों होगी, सॉल्युबिलिटी कम क्यों होगा, फ्री एनर्जी क्या है, एंट्रोपी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बताया भी गया हुआ। अब हम लोग बेटा एक बार पीछे की स्लाइड में और जाते हैं
तो पीछे की स्लाइड में अगर हम इस जगह पे ध्यान से देखें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म के दो टाइप हैं, एक को पॉलीमॉर्फ्स बोला जाता है और दूसरे को मॉलिक्यूलर एडक्ट बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन का दो पार्ट हो गया, कौन कौन सा, एक हो गया पॉलीमॉर्फ्स और दूसरे हो गए क्या बेटा हमारे मॉलिक्यूलर एडक्ट। अब हम इस पॉलीमॉर्फ को स्टडी करने के लिए जाएंगे कि आखिरकार ये पॉलीमॉर्फ्स हमारे क्या है। अगर हम इन पॉलीमॉर्फ्स नाम को अगर हम दो पार्ट में कर दें, अगर इस पॉलीमॉर्फ्स को हम अगर दो पार्ट में कर दें तो हमें कुछ इस तरह की चीज देखने को मिलेगी। पॉली मतलब होता है मेनी और मॉर्फ्स मतलब होता है फॉर्म। ऐसे सब्सटेंस जो एक से ज्यादा फॉर्म में होंगे, ऐसे फॉर्म जो कि एक से ज्यादा फॉर्म में होंगे। आपने पहले ही पढ़ चुका है कि हमारा हैबिट सेम हो सकता है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। तो मान लो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे आपको इस जगह तीन फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3। बाहर से तीनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। 1 वाले को देख लो, 2 वाले को देख लो और 3 वाले को देख लो। तीनों का स्ट्रक्चर जो है बाहर से सेम दिखाई दे रहा है, बट दे ऑल आर हैविंग द डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। और ऐसे जो हमारे फॉर्म होंगे, ऐसे जो हमारी चीजें होंगी, हम लोग उनको पॉलीमॉर्फ्स के नाम से जानते हैं। एंड दे आर हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट आर हैविंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं विद द डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे ग्राफाइट और डायमंड में देखने को मिलेगा। इट मींस अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट है और हमारा एक्सटर्नल हैबिट हमारा सेम होगा, ऐसे फॉर्म को हम लोग जानते हैं पॉलीमॉर्फ्स के नाम से। और इसकी स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज नोन एज द पॉलीमॉर्फिज्म। इस प्रोसेस को, इट मींस चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यू टू द चेंज इन द क्रिस्टलाइजेशन द कंडीशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द पॉलीमॉर्फिज्म। आया समझ में पॉलीमॉर्फ किसको बोलते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोला जाता है। पॉलीमॉर्फ्स मतलब होता है सेम हैबिट, हैबिट सेम होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट ड्यू टू द चेंज इन द क्रिस्टलाइजेशन कंडीशन। क्रिस्टलाइजेशन के कंडीशन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि एजिटेशन वाली चीज होती है, स्टीयरिंग वाली केसेस होती है, तो अलग अलग तरह के इंटरनल शेप हमारे बन सकते हैं। तो हैबिट सेम, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा सेम होगा, दे आर नोन एज द पॉलीमॉर्फ्स। और जो प्रोसेस हो रही है ये हमारा कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। दे आर हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट आर हैविंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट है, इसके अलावा सॉल्युबिलिटी है, डिसोल्यूशन है, इसके अलावा बायो अब्जॉर्प्शन है। दे आर हैविंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियरली है। एक्सटर्नली सेम दिख रहा है, एक्सटर्नली सेम मतलब हैबिट सेम, हैबिट मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हैबिट इज सेम, इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों हुआ, ड्यू टू द चेंज इन द क्रिस्टलाइजेशन कंडीशन। मैंने कल आपको बताया था कि क्रिस्टलाइजेशन के कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। चलो आ जाओ, मैं तुम लोगों को पीछे लिए चलता हूं जहां पे मैंने ये चीज बताई थी। ये देखो, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द प्रोसेस लाइक द डिग्री ऑफ द सैचुरेशन, स्टीयरिंग रेट, एजिटेशन, टाइप ऑफ द सॉल्वेंट, इसके बेस पे इंटरनल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हमारे चेंज हो सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया हुआ है, इस वाले स्लाइड में है लिखा हुआ, चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यू टू द चेंज इन द क्रिस्टलाइजेशन कंडीशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज द पॉलीमॉर्फिज्म। इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है लेकिन दे आर हैविंग द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। एक एग्जांपल होता है बेटा कोकोआ बटर का। कोकोआ हम लोग इस्तेमाल करते हैं सपोजिटरीज में, कोकोआ बटर, ठीक है। अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है, बीटा डैश होता है और ये गामा होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल फॉर्म होता है वो है हमारा बीटा फॉर्म, दैट इज द बीटा फॉर्म। ये सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। जिन लोगों ने सपोजिटरी स्टडी किया होगा उनको पता होगा। और इस बीटा फॉर्म की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, मोस्ट स्टेबल और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेबल फॉर्म। रेस्ट अल्फा, बीटा डैश एंड गामा, दे आर द मेटा स्टेबल फॉर्म, मेटा स्टेबल फॉर्म। आया समझ में, दे आर द मेटा स्टेबल फॉर्म। अल्फा, बीटा, बीटा डैश, गामा, मोस्ट स्टेबल, इसमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है बीटा का, इसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं। और रेस्ट आर द अल्फा, बीटा डैश एंड गामा, दे आर द मेटा स्टेबल फॉर्म, ठीक है। चलो, होपफुली कि आप इसको आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग, जो ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, जो ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है दो तरह के होते हैं, एक होता है इनएंशियोट्रॉपिक और दूसरा होता है मोनोट्रॉपिक। एक होता है कौन सा, इनएंशियोट्रॉपिक होता है और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोट्रॉपिक। अब एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार ये इनएंशियोट्रॉपिक क्या होता है और मोनोट्रॉपिक क्या होता है ना। इनएंशियोट्रॉपिक फॉर्म में ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होंगे, स्टेबल होंगे, और दूसरा फॉर्म जो होगा वो डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। अब इस चीज को समझने के लिए देखिए, यहाँ पे मान लो एक से ज्यादा फॉर्म है, हम लोग मान को चलो कि हमने नंबर 1 लिया, नंबर 2 लिया, नंबर 3 लिया, 3 तरह के फॉर्म है हमारे।
इसमें बोला गया एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टेबल होगा, कोई दूसरा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, मतलब हम ये बात कर रहे हैं पहले नंबर की, और दूसरा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो होगा किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टेबल होगा। सच टाइप और आर नोन एज द इनएंशियोट्रॉपिक फॉर्म, और इस टाइप के फॉर्म जो होते हैं रिवर्सेबल होते हैं। इस तरह के टाइप जो होते हैं पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो होते हैं रिवर्सेबल होते हैं। रिवर्सेबल का मतलब आप इस जगह से समझ सकते हो कि आइसक्रीम से ये वाटर में कन्वर्ट हो सकता है या मिल्क में कन्वर्ट हो सकता है, और मिल्क को फिर से हम कंडेंस्ड करके कूल करके फिर से हम लोग आइसक्रीम में बना सकते हैं। तो फॉर्म 1 टेम्परेचर के प्रेजेंस में फॉर्म 2 में कन्वर्ट हो सकता है, और फिर से हम लोग अलग अलग कंडीशन को चेंज करा के टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करा के इस फॉर्म को फिर से पहले फॉर्म में ला सकते हैं। उसी तरह से फॉर्म 1 को 2 में ला सकते हैं और 2 को 1 में ला सकते हैं। सच आर नोन एज द रिवर्सेबल। इसी को हम लोग इनएंशियोट्रॉपिक बोलते हैं। क्लियर है? वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म स्टेबल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अनदर फॉर्म स्टेबल एट द डिफरेंट टेम्परेचर, और इस जगह पे अलग अलग जो फॉर्म है अलग अलग टेम्परेचर पे हमारा क्या होगा स्टेबल होता है। एंड दिस प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब होता है जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने वाला होगा, और एक्सोथर्मिक हम लोग ऐसे को बोलते हैं जो टेम्परेचर को एग्जिट कर पाए। अब आते हैं बेटा हम लोग मोनोमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक मतलब होता है इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल मोनोट्रॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इरिवर्सिबल। जिस तरह से हमारा ये पेपर है बर्न होने के बाद में ये एस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम चाहेंगे कि एस को फिर से कन्वर्ट कर दें पेपर में, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। It means when a solid changes into the another form and it cannot change back, it is known as the monotropic. And one form is stable at all temperature and pressure, and the remaining are the metastable. अब इसको तो समझने के लिए भी मैं आपको बता दूं, मान लो कि 4 फॉर्म है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 तरह के फॉर्म है। इसमें से सिर्फ एक ही फॉर्म जो होगा, मान लो कि ये 100 डिग्री पे ये स्टेबल है, ये 105 पे स्टेबल है, ये 1010 डिग्री पे स्टेबल है, ये मान लो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल है। इनमें से कोई एक ही फॉर्म जो होगा, मान लो जो ये 2 नंबर का मैं मान लूं कि 2 नंबर का फॉर्म ही सारे के सारे टेम्परेचर पे स्टेबल होगा। इसका ये मतलब हुआ ओनली वन फॉर्म इज स्टेबल एट द ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड रिमेनिंग आर द मेटास्टेबल। One polymorphic form stable at all temperature and pressure, and remaining are the metastable. क्लियर है? स्टेबल की पहली वाली चीज। चलो क्लियर है? ये इनएंशियोट्रॉपिक वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म स्टेबल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहां पे मान लो 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 अपना अपना है। ये 100 पे, 105 पे, 110 पे, 150 पे, अपने अपने टेम्परेचर पे अपनी अपनी स्टेबिलिटी। वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म स्टेबल एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब पहला फॉर्म अपने टेम्परेचर पे, दूसरा फॉर्म अपने टेम्परेचर पे, तीसरा फॉर्म अपने टेम्परेचर पे, चौथा फॉर्म अपने टेम्परेचर पे। इसको हम लोग बोलते हैं इनएंशियोट्रॉपिक। लेकिन मोनोट्रॉपिक, मोनो मतलब होता है सिंगल, एक पर्टिकुलर टाइप जो होगा वो सभी टेम्परेचर पे स्टेबल होगा। इन दोनों के डिफरेंस में जरूर से ध्यान रखिएगा। जिस तरह से इनएंशियोट्रॉपिक जो है अपने आप के खुद के टेम्परेचर पे स्टेबल होगा, पर्टिकुलर टाइप पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टेबल, वहीं पे मोनोट्रॉपिक जो होगा एक पर्टिकुलर टाइप का जो हमारा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होगा सभी टेम्परेचर पे स्टेबल हो सकता है। दिस वन इज द रिवर्सेबल, मोनोट्रॉपिक इज नॉट रिवर्सेबल। क्लियर है इतना? ठीक है बेटा इतना? थियोब्रोमा आपका यही पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, इनएंशियोट्रॉपिक फॉर्म है। पॉलीमॉर्फिज्म आ गया समझ में सबको? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म समझ में आ गया, मेनी फॉर्म इनएंशियोट्रॉपिक समझ में आ गया, वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म स्टेबल एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसी तरह से मोनोट्रॉपिक भी समझ में आ गया, इनएंशियोट्रॉपिक रिवर्सेबल था और ये नॉन रिवर्सेबल है। अब बेटा आते हैं पीछे, हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं, एक बार इसको फिर से देखते हैं। क्रिस्टलाइन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, मॉलिक्यूलर एडक्ट अभी आएगा। इस पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म हैविंग द सेम, सारी चीजें हैं लिखी हुई। इसी में हमारा इनएंशियोट्रॉपिक भी पढ़ लिया, मोनोट्रॉपिक भी पढ़ लिया, मतलब एमॉर्फस पढ़ चुके, क्रिस्टलाइन में पॉलीमॉर्फ्स पूरा पढ़ चुके। ठीक है? और इस पॉलीमॉर्फ को चेक करने के लिए अलग अलग से मेथड्स हैं, जैसे माइक्रोस्कोपी है, डीएससी है, टीजीए, एनएमआर, एक्सआरडी, आईआर, डिसोल्यूशन। इस पॉलीमॉर्फिक फॉर्म सबको चेक करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स हैं जिसके जरिए पॉलीमॉर्फिक फॉर्म को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो क्रिस्टलाइन का आधा पार्ट हम लोग पढ़ चुके, आधा पार्ट अभी इतना पढ़ना बाकी है हमारा। इतना हो गया, ये पूरा हो गया। जिन लोगों ने टेबुलर फॉर्म बनाया होगा उसको एकदम से समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है। क्रिस्टलाइन एमॉर्फस पहले समझ लिया, क्रिस्टलाइन में पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक में भी इनएंशियोट्रॉपिक और मोनोमॉर्फिक। और स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखो, एमॉर्फस की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, देन मेटास्टेबल की, और देन स्टेबल की। दिस वन इज द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। क्लियर बेटा इतना? चलो
वही चीज है जो बताया है ना, कि इनएंचोट्रॉपिक जो है ये इंडोथर्मिक होगा और मोनोट्रॉपिक जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। लोअर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट, दिस में बी द इंटर कन्वर्सेबल, और ये इंटर कन्वर्सेबल नहीं होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Which of the following is not typically evaluated during the bulk characterization? इनमें से कौन सा bulk characterization के समय में ध्यान नहीं दिया जाता है? Which of the following is not typically evaluated during the bulk characterization? बनाइए बेटा फटाफट से, जल्दी से बनाइए बेटा फटाफट। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा? बल्क कैरेक्टराइजेशन में पार्टिकल साइज आ जाता है, फ्लो प्रॉपर्टीज हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिक हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है ये नहीं होता है। ये क्या होता है हमारा? नहीं होता। एग्जैक्टली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस? इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है हमारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को? नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ एटम, एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन ए रिपीटिंग रेगुलर 3D पैटर्न, atoms are randomly distributed, atoms are only arranged in the zigzag pattern, x y z लिख के बताया था। इंटरनल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का फिक्स्ड 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर बताया हुआ था, है ना। चीजों पे ध्यान देना है, जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा उनको ये समझ में आ रहा होगा। ये आंसर हमारा बिल्कुल ही सही है। Which of the following is true about the amorphous solid? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट amorphous solid के लिए बिल्कुल सही है? They have a well-defined crystalline lattice. They have no definite melting point. Their atoms are arranged in a regular repeating pattern. They are highly ordered. बताइए जल्दी से। amorphous के लिए वेरी गुड। दे हैव नो डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, उनका एक रेंज होता है। दे डू नॉट आर हैविंग द फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट का रेंज होता है 100 to 110 ऐसा समथिंग रेंज बताया हुआ था। जिनको थ्योरी में अच्छे से सुने होंगे उनको पता होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। Which term describe the phenomenon where a substance exists in more than one crystalline species, each with the different internal lattice structure? Isomerism, polymorphism, allotropy और amorphousness। बनाइए, आंसर क्या होगा? आंसर आराम से बनना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपके सोचने की क्षमता को। जो डिफिनीशन हमने देखा उसी डिफिनीशन के बेस पे इस क्वेश्चन को पूछा गया हुआ है। इसमें कुछ बहुत अलग सा है नहीं, और आप में से सभी स्टूडेंट बी आंसर बता रहे हैं, मतलब कि ये बिल्कुल ही करेक्ट है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इनएंशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ? दो तरह के पॉलीमॉर्फ हैं, इनएंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक। इनएंशियोट्रॉपिक के लिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? They can interconvert reversibly depending upon the temperature and pressure. They cannot convert in each other under any condition. Transition is exothermic and they have the same melting point. Same melting point नहीं होता, exothermic नहीं, endothermic होता है, और वो इंटरकन्वर्सल हो सकता है। एक बच्चा वो बी आंसर दे रहा है। त्रिवेणी बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखो, पूछा जा रहा है इनएंशियोट्रॉपिक। आइसक्रीम जो है मिल्क में कन्वर्ट हो गया, तो क्या मिल्क को आप दोबारा आइसक्रीम में बना नहीं सकते? क्या बना सकते हो? मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा हम लोग मेथड्स फॉर एनालाइजिंग द पॉलीमॉर्फ्स। जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होते हैं, मान लो कि जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रग पार्टिकल्स हैं, ये ड्रग पार्टिकल्स हमारे पॉलीमॉर्फिक नेचर के हैं या नहीं है, इन सारी चीजों को चेक करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपी है, ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी है, फ्यूजन मेथड है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलेरोमेट्रिक मेथड है, टीजीए जिसको थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोला जाता है, एक्सआरडी एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, डिसोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी एनालिसिस है। कई तरह के एनालाइजिंग पॉलीमर्स हैं। और बेटा हम स्टडी कर रहे हैं प्री फॉर्मुलेशन, मतलब जो हम पार्टिकल्स लेने वाले हैं, एपीआई लेने वाले हैं, जो एक्सेपिएंट्स लेने वाले हैं, उन सभी की टेस्टिंग चल रही है। उन सभी चीजों का हम लोगों को इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बहुत सारे टेस्ट से होकर गुजरना है। इन सब के बारे में आप लोगों ने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सुना ही होगा। हालांकि आप लोगों को इस पे थोड़ा सा एमसीक्यूज भी मैं बनाऊंगा और थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं बता भी देता हूं। बेटा ये एक्सरे डिफ्रैक्शन जो होता है, आखिरकार ये है क्या?
एक्सरे डिफ्रेक्शन के बारे में एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप स्टडी करोगे कि अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है उस पर हम ये लाइट इंसिडेंट्स होगा और लाइट जो है रिफ्लेक्टेड होती है, उसके बीच का एंगल और एक ब्रैग्स इक्वेशन है, इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उस जो हमारा सॉलिड मटेरियल होगा उस सॉलिड मटेरियल के स्ट्रक्चर का शेप, साइज, वो सारी चीजें पता कर पाते हैं। इसी तरह से पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी, यहाँ पे क्या होता है, लाइट जब इंसिडेंस होगी, इंसिडेंस होने के बाद में दो अलग अलग तरह के क्या होंगे, लाइट का जो रेज होगा जो अलग अलग पार्ट में ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बेस पे ये किया जाता है। इसको बोलते हैं बाय रिफ्रेंजेंस, मतलब रिफ्रैक्शन जो होगा दो पार्ट में हो जाता है। चेंज इन द क्रिस्टल पैकिंग अरेंजमेंट कॉजेज द चेंज इन द बाय रेफरेंजेंस। जस्ट आपके समझाने के लिए, दिखाने के लिए थोड़ा सा ये बता दिया है, इतना ज्यादा क्या जरूरत है नहीं, बाकी आपको ये नाम को सिर्फ याद में रखने का है। ऑप्टिकल क्रिस्टोग्राफी, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग पेट्रोलॉजी में, जहां पे हम लोग रॉक और जो कंपोजिशंस होते हैं उन सब की स्टडी करते हैं क्रिस्टोग्राफी के हेल्प से। एनएमआर टेक्निक, एफटीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम लोग पॉलीमॉर्फ्स को पता करते हैं। इसके अलावा डायलेटोमेट्री के हेल्प से, इसके अलावा माइक्रो कैलोरीमेट्रिक मेथड से करते हैं। थर्मल एनालिसिस में डीएससी, डीटीए और टीजीए, इन सब के जरिए जो क्या किया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म को डिटरमाइन करते हैं। और आखिरी में मेल्टिंग पॉइंट का जो डिटर्मिनेशन होता है, इसको हम लोग थर्मल एनालिसिस के हेल्प से इन सारी चीजों को पता करते हैं। तो इनका नाम एक बार जरूर से याद कर लेंगे। एमसीक्यूज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस जगह से पूछा गया हुआ है कि पॉलीमॉर्फ्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन का हेल्प करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल क्रिस्टोग्राफी, फ्यूजन मेथड, डीएससी, टीजीए, एक्सआरडी, आईआर, सेम और डिसोल्यूशन स्टडी, है ना। इसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है। आपसे पूछेगा ना कि पॉलीमॉर्फ्स जो है हमारे, तो पॉलीमॉर्फ्स को कैसे डिटरमाइन करोगे कि कौन सा मोनोट्रॉपिक है, इंट्रॉपिक है, तो आप अपने हाथों से या देख के तो करोगे नहीं, इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करोगे। यही वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, यही वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। क्लियर बेटा? ये बहुत बार आया हुआ है, अभी आएगा ना क्वेश्चन, बताऊंगा ना अभी इनमें से कहां से कब क्या क्वेश्चन आता है, बताऊंगा। ड्रग इंस्पेक्टर में भी पूछा है, फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में भी पूछा है, जीपैट के एग्जामिनेशन में भी 2017, 2020 3-4 बार पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन को बनाओगे तभी तो पता चलेगा। और जो लोग नहीं बनाएंगे उनको लगेगा अरे इतना डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं, कोई बोलेगा शॉर्ट में करवा रहे हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो जितना ज्यादा जरूरत का है उतनी चीजें बता रहा हूँ। इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचा तुम लोग को थोड़ा सा ये दिखा दूं। एक्सरे के बारे में तो जानते ही होगे बेटा, एक्सरे, डीएससी, डीटीए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैलोरीमेट्रिक मेथड, इन सब का नाम तो सुने ही होगे ना कभी ना कभी। एमपी फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में स्टडी करोगे आप। एक्सरे, ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर, एफटीआर, डायलेटोमेट्री, एक एक चैप्टर है ये। डीएससी, डीटीए, टीजीए, इन सब पे एक एक वो चैप्टर है, ये सारा थर्मल मेथड पे एक पूरा चैप्टर है। इसीलिए इनको डिटेल से यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, सिर्फ नाम को याद रखना है। इस मेथड से हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिटरमाइन करते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो, क्लियर है इतना? नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग, बेटा आप इसके अलावा और कौन से हैं मेथड, इन सब पे डिस्कशन करना तो कोई मतलब का नहीं है। जितनी सारी जरूरत की, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, 75 चीजें करते हैं। दुनिया में कोई और छोर है नहीं, है ना, दुनिया का कोई और छोर नहीं है। बेसिक चीजों को जानिए, बेसिक चीजों को पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए, इसको टारगेट करने की कोशिश करिए। रिसर्चर मत बन जाइए एक बार, और इरिटेट मत होइए, ना होइए और ना ही कीजिए, है ना। बहुत सारी चीजें करने को, तो अब हर चीज तो किया नहीं जा सकता ना। चलो आइए स्ट्रक्चर पे आगे हम लोग बात करने वाले बेटा आप इंटरनल स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूलर एडक्ट का। क्रिस्टलाइन पढ़ लिया, पॉलीमॉर्फ्स की सारी चीजें पढ़ लिया, अब हम लोग स्टडी करने वाले बेटा मॉलिक्यूलर एडक्ट। आखिरकार ये मॉलिक्यूलर एडक्ट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इस मॉलिक्यूलर एडक्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टेचियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है नॉन स्टेचियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स। कौन कौन सा है बेटा? स्टेचियोमेट्रिक और नॉन स्टेचियोमेट्रिक। इस स्टेचियोमेट्रिक के भी दो टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेट और हाइड्रेट्स। और नॉन स्टेचियोमेट्रिक के 3 टाइप होते हैं, लेयर्ड, केज और चैनल। इनके बीच में तो क्या क्या डिफरेंस है, इन सारी चीजों को पहले समझते हैं। लेकिन इनको समझने से पहले, स्टेचियोमेट्रिक और नॉन स्टेचियोमेट्रिक को समझने से पहले हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर एडक्ट होता क्या है। मॉलिक्यूलर एडक्ट मतलब होता है बेटा, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक एग्जांपल से बहुत ही आसानी तरीके से समझा जा सकता है। आप पार्क में बैठे हो, 3-4 लोग, आप सारे फ्रेंड्स हो, उतने ही टाइम में कोई बाहर का इंसान, ना आप किसी को जानते हो, उसको आप जानते भी नहीं हो, दूर दूर से रिश्ता नाता भी नहीं है,
आपके बीच में आ गया प्रैंक करने के लिए, कुछ भी ऐसा ही मस्ती करने के लिए आपके बीच में आके बैठ गया, इट मीन्स आप किसी को जान नहीं रहे हो, कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस आके आपके बीच में इंट्रैप हो गया। सच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज मॉलिक्यूलर एडक्ट। मतलब क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, है ना, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान कोई एडिशनल पार्टिकल, कोई एडिशनल सॉलिड पार्टिकल्स या कोई एडिशनल सॉल्वेंट आके हमारे मेन मॉलिक्यूल्स में आके इंट्रैप हो गया, है ना, सच टाइप ऑफ नोन एज द मॉलिक्यूलर एडक्ट। मान लो कि हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और इस इंटरनल स्ट्रक्चर के बीच में कोई तीसरा बंदा आके यहाँ पे इंट्रैप हो गया, कोई तीसरा बंदा आके इधर पे इंट्रैप हो गया, तो जो ये ग्रीन कलर तुम्हारा दिखाई दे रहा है यही हमारा मॉलिक्यूलर एडक्ट है। एडक्ट मीन्स कॉम्बिनेशन। ओके, क्लियर है बेटा? ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल्स इन ए सॉल्वेंट, क्रिस्टल फॉर्म्ड होगा और कोई एडिशनल सॉलिड पार्टिकल्स यहां पे आके इंट्रैप हो गया। सच टाइप ऑफ इंट्रैपमेंट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर एडक्ट। और ये ट्रैपिंग जो होती है, ये ट्रैपिंग जो होती है दो तरह की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक और दूसरा हमारा होता है नॉन स्टिचियोमेट्रिक। आइए हम लोग एक एक करके इन दोनों के बारे में भी पता लगाते हैं। स्टिचियोमेट्रिक मतलब होता है कि अगर इंट्रैपमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में हो, इंट्रैपमेंट अगर हमारा फिक्स्ड रेशियो में हो, जैसे कि हम लोग बात करेंगे स्टिचियोमेट्रिक में 1:2, 1:2, 1:1, 2:3, 2:4, ऐसे टाइप के इनकॉर्पोरेशन जो होंगे सच आर नोन एज द स्टिचियोमेट्रिक। लेकिन वहीं पे अगर हमारा ये रेशियो इंटीगर के फॉर्म में है, फिक्स्ड रेशियो नहीं है, 1.5:2, 2.7:4, 3.2:5, मतलब अगर हमारा ये फिक्स्ड नहीं है, पॉइंट के फॉर्म में होगा, ऐसे को हम लोग नॉन स्टिचियोमेट्रिक बोलते हैं। दो तरह के हो गए, कौन कौन से? एक हो गया स्टिचियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारा फिक्स्ड इंटरनल रेशियो होगा 1:1, 1:2, 1:5, 2:4, 2:3, सच आर नोन एज द स्टिचियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स। और अगर हमारा ये फिक्स्ड रेशियो में नहीं है 1.2:2, 3.2:5, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज द नॉन स्टिचियोमेट्रिक। बेटा एक बार फिर से मैं बता देता हूं, मॉलिक्यूलर एडक्ट जिस समय में हम क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे होते हैं, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, एक्सीडेंटली हो जाए या जानबूझ के किसी एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को या कोई एडिशनल सॉलिड पार्टिकल्स को आपके मेन सब्सटेंस में ऐड कर दिया जाए, ऐसे को हम एडक्ट बोलते हैं। एडक्ट, है ना, हो सकता है एडक्ट एक फिक्स्ड रेशियो में हो तो हम उसको स्टिचियोमेट्रिक बोलेंगे, और अगर फिक्स्ड रेशियो में नहीं होगा तो ऐसे को हम लोग नॉन स्टिचियोमेट्रिक बोलते हैं। तो इन दोनों को समझना है, फिक्स्ड रेशियो। ओके, चलो अब देखो, ये दो तरह के होते हैं स्टिचियोमेट्रिक, हाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अगर इंट्रैपमेंट अगर वाटर के फॉर्म में होगा तो हाइड्रेट्स बोलेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोला जाता है इसको, और इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी के हेल्प से। तो हाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हाइड्रेट्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हाइड्रस फॉर्म और एक होता है एनहाइड्रस फॉर्म। बेटा एक चीज समझ के चलेंगे इस जगह पे, जिसके पास में बहुत सारा पैसा पहले से है, इसका मतलब है वो सेचुरेट हो सकता है, उसको जरूरत ही नहीं है। एनहाइड्रस फॉर्म मतलब इसको पैसे की कमी है, इसका मतलब है ये फॉर्म जो होगा इसकी सॉल्युबिलिटी और ज्यादा होगी, मोर सॉल्युबिलिटी। एनहाइड्रस का मोर सॉल्युबिलिटी होगी, इसकी लेस सॉल्युबिलिटी होती है ना। तो आपका सब्सटेंस है, सॉल्यूट इस जगह पे आके क्या हो गए, इंट्रैप हो गए हैं, और सॉल्युबिलिटी इससे इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक लिमिट तक ही इंक्रीज हो रही है। लेकिन एनहाइड्रस जो फॉर्म होगा इसमें इंट्रैपमेंट होने से, इसमें पहले से इस जगह पे कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में अगर इस जगह कोई भी सब्सटेंस आता है तो ऐसे कंडीशन में सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू द हाइड्रस फॉर्म। इट मींस एनहाइड्रस फॉर्म इज मोर सॉल्युबल देन द हाइड्रेट्स। मतलब ये वही चीज है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड वाली। ऊपर वाला जो है सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब इसमें कोई एडिशनल चीज नहीं आ सकती है, सॉल्युबिलिटी पे कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन एनहाइड्रस जो फॉर्म होंगे इस जगह पे एडिशनल सब्सटेंस ऐड होंगे, तो पहले से ये अनसैचुरेटेड है तो अगर कोई चीज आएगा तो सॉल्युबिलिटी जो क्या होगी, मोर होगी एज कंपेयर टू द हाइड्रस फॉर्म। तो एनहाइड्रस फॉर्म having the higher melting point and more aqueous solubility than the hydrates, because the hydrate form already in the equilibrium with water, therefore less demand for it। इसीलिए एनहाइड्रस फॉर्म की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द हाइड्रस फॉर्म। आया समझ में दोनों? आ गया बेटा समझ में दोनों? मॉलिक्यूलर एडक्ट आया समझ में? आया समझ में? ये आया समझ में? हाइड्रस में पहले से वाटर है, मतलब
एडिशनल वाटर के होने से कोई बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं इंक्रीज होगी, लेकिन अनहाइड्रस जो है ज्यादा डिमांड करेगा। एनहाइड्रस फॉर्म हैविंग द हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड मोर एक्वा सॉल्युबिलिटी देन द हाइड्रेट्स, बिकॉज हाइड्रेट फॉर्म जो है पहले से ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, इसमें कोई खास असर नहीं आएगा। लेकिन एनहाइड्रस फॉर्म जो है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा वाटर इंट्रैप करेगा और इंट्रैप होने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, और भी इंक्रीज होती चली जाएगी। आया समझ? यहां देखो हाइड्रेट्स का दो फॉर्म, हाइड्रस और एनहाइड्रस। मॉलिक्यूलर एडक्ट में दो टाइप, स्टिचियोमेट्रिक, नॉन स्टिचियोमेट्रिक। बात हो रही है स्टिचियोमेट्रिक की। स्टिचियोमेट्रिक में हाइड्रेट्स मतलब हो गया वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इस हाइड्रेट्स का भी दो टाइप होगा, एक होगा हाइड्रस, एक होगा एनहाइड्रस। इसमें ऐसा बहुत कुछ है नहीं बेटा कि इसको ये समझ ना पाओ आप। हाइड्रस मतलब पहले से हाइड्रेटेड है। अरे आप खुद ही सोचो, आप अपने स्किन पे पहले से क्रीम आपने बहुत सारा लगाया हुआ है, तो एक्स्ट्रा क्रीम अगर वो लगाओगे तो उस पर क्या एब्जॉर्ब होगा? नहीं होगा एब्जॉर्ब। एनहाइड्रस मतलब होता है आपका स्किन पूरी तरह से सूखा हुआ है, तो आप उस पर कोई भी क्रीम को लगाओगे तो तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ। आगे समझ में? अरे इसमें क्या कंफ्यूजन का बेटा? मॉलिक्यूलर एडक्ट मैंने बताया, मॉलिक्यूलर एडक्ट मतलब कोई एडिशनल सॉलिड पार्टिकल इंट्रैप हो रहा है, इसको मॉलिक्यूलर एडक्ट बोल रहे हैं। उसमें स्टिचियोमेट्रिक और नॉन स्टिचियोमेट्रिक। स्टिचियोमेट्रिक मतलब कि फिक्स्ड फॉर्म में होगा, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3 में, ठीक है। इंट्रैपमेंट जो हो रही है हाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के फॉर्म में। हाइड्रेट्स के भी दो फॉर्म है, हाइड्रेट्स का भी हमारा क्या होगा? दो फॉर्म होगा, एक होगा हाइड्रस, एक होगा अनहाइड्रस, और एक हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था। बस इतना ही तो है। लंबा चार्ट है बेटा, क्या करोगे? पढ़ना तो होगा। अब खुद ही सोचो, मैं तुम्हें एक बार और ये सारे पिक्स में तुम्हें चार्ट इस जगह में दिखाता हूं, ये देख लो, आप ही देख लो इस चार्ट को। देखो अब खुद ही देख लो इस चार्ट को, बताओ। अब आप ये बोलो कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को बता दूं, बाकी को छोड़ दूं, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, पॉलीमॉर्फ, इनेंशियोट्रॉपिक, मोनोट्रॉपिक। मॉलिक्यूलर एडक्ट में स्टिचियोमेट्रिक, नॉन स्टिचियोमेट्रिक। स्टिचियोमेट्रिक में ऑर्गेनिक सॉल्वेट और हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स में भी दो तरह का हो गया, हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड। देखो एक एक चीज लिखा हुआ है। अब हमारा एक पार्ट ये बचा है नॉन स्टिचियोमेट्रिक का, जहां पे जो मॉलिक्यूलर एडक्ट फॉर्म हो रहे हैं सेम रेशियो में नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलो तो इसको एक बार देखोगे, पढ़ोगे तो वो सारा क्लियर हो जाएगा, अपने आप होगा क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लास्ट पार्ट है जिसको समझना है आपको। जस्ट ए मिनट। दैट इज द नॉन स्टिचियोमेट्रिक। नॉन स्टिचियोमेट्रिक बेटा हमारे तीन तरह के होते हैं। पहला जो टाइप है हम इसको चैनल्ड कंपाउंड्स बोलते हैं, दूसरा लेयर्ड कंपाउंड्स बोलते हैं, और तीसरा क्या होता है हमारा? केज और क्लेथरेट्स होंगे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर हमारे इंट्रैप होते हैं किस फॉर्म में? चैनल फॉर्म में। मान लो कि हमारा ये फॉर्म है ऐसा, और इन दोनों को क्रॉस लिंक करने वाला आपका ये ब्लू लाइन देखो, इस चैनल के बीच में आके इंट्रैप हो रहा है, इस चैनल के बीच में आके इंट्रैपमेंट हो रही है, सच इज नोन एज द चैनल्ड। लेयर फॉर्म में अगर इंट्रैपमेंट हो रही है, लेयर में अगर इंट्रैपमेंट हो रही है, तो हम लोग इसको बोलते हैं लेयर्स। और अगर हमारा किसी केज या कैविटी, क्रिस्टल्स के केज या कैविटी में आके इंट्रैपमेंट हो रहा है, तो सच आर नोन एज द केज एंड क्लेथरेट कंपाउंड्स। आया समझ में? तो अगली क्लास में हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको टास्क दिया था कि बेटा उस पूरे टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लेना, तो होपफुली कि तुमने सभी को अच्छे से याद किया भी होगा। आज जो हमने स्टडी किया, इस स्टडी के बेस पे हम लोग कल के डेट पे बहुत सारे एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाएंगे, और उसके बेस पे हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। ओके, तो चलिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई कर लेना, इस वीडियो को दोबारा जाके सुनना, एक बार पढ़ना फिर से दोबारा, और कल हम लोग इसी के बेस पे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। रेशियो का क्या मतलब हुआ बेटा? इंट्रैपमेंट जो हो रही है 1:1 इंट्रैपमेंट, 1:2 इंट्रैपमेंट, 1 पॉइंट समथिंग इंटू ऐसा इंट्रैपमेंट, इसको बोला जा रहा है रेशियो, ठीक है। चलो।